अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। पैनामा लीक्स पर अपोजिशन जमातों के इजलास में वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तीफे पर अपोजिशन यकजा नहीं हो सकी और इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुखालिफिन को सब्र की तलकीन करते हुए कहा है कि न सिर्फ 2018 बल्कि 2018 के बाद भी सब्र करें। दूसरी तरफ आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। डिस्कस करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, और इससे पहले कि बात आगे चले, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ARY न्यूज़ का जो फेसबुक पेज है उस पर भी ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव जा रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि ये एक नया तरीका हमारा सोशल मीडिया में माशाल्लाह एक नई दुनिया है और उसमें जो भी सवालात आते रहे फेसबुक पेज पे, ये फेसबुक पेज पे लाइव जा रहा है और ये आज एक पहली दफ़ा बिस्मिल्लाह किए देखें इसका क्या रिस्पांस आता है, कैसा तो जो दोस्तों के साथ इंटरेक्शन होगा और कोशिश होगी कुछ दिनों के बाद जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो फिर मैं कुछ देर तक फेसबुक पे ही रहूँ, ARY न्यूज़ के फेसबुक पेज पे ही, और वहाँ पर भी लोगों के साथ इंटरेक्शन करूँ। जी बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ आज और अभी तक कैसे लग रहा है कि अपोजिशन जो एलामिया जारी हुआ है उनका यकजा नहीं है वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर अपोजिशन? देखें, एक तो मैं आज आपको एक एक्सक्लूसिव 2 सफ़ात दिखाऊंगा और ये वो 2 सफ़ात हैं जिनके बारे में मैं कह रहा हूं कि उज़ैर बलोच की JIT कौन सी असल JIT है जिस पे साइन नहीं हो रहे, वो उसके पेजेस में आपको भी इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा और उस पे कौन सी सियासी शख्सियात हैं जिनके नाम उस JIT पे हैं जिस पे रेंजर्स ने, ISI ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, सिविलियन साइड से तमाम अदारों ने साइन कर दिए, सिंध पुलिस साइन नहीं कर रही। और सिंध पुलिस अगर साइन करती है उसके ऊपर तो कहती है कि हम फारिग हो जाएंगे। हम तो इसी कमिटमेंट के साथ यहाँ पे फिदा हुसैन जावरी साहब कहते हैं कि मैं लगाया गया था JIT का सरबराह कि मैं इस JIT पे साइन नहीं करूंगा। तो जो JIT सामने आई है वो अधूरी JIT है, उसके 2 सफ़ात जो नहीं आए सामने असल JIT के, वो मैं इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा और ये भी कि उनमें कौन सी शख्सियात का नाम उज़ैर बलोच ने लिया है, जो अहम तरीन सियासी शख्सियात हैं वो कौन सी हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। और डॉक्टर आसिम हुसैन का भी फड्डा बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत खौफनाक झगड़ा हो गया उनका मामला भी, इसलिए कि उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं रेंजर्स पे कि उनके सबूत टेम्परिंग हुई है और जो ख़त उन्होंने लिख दी अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उस ख़त को वज़ारत ख़ारजा ने रोक लिया है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही उनके बेटे को और बल्कि और यहाँ से कुछ टीम्स चली गई हैं उस खलीजी रियासत में और अब वो उनके बेटे की जो कैनेडियन नेशनल थे उनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी प्रॉपर्टी जो साइन किए थे तो वो भी मामला रुक गया, यानी आसिम हुसैन भी अयान अली की तरह फंस गए। साइन तो उन्होंने कर दिए थे जाके सफारत खाने में, वो भी मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले इस्लामाबाद में आ जाते हैं। यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब शदीद तरीन सियासी तन्हाई का शिकार और उनके सामने एक ऐसी ऑपोजिशन जो आपस में लड़ रही है और लड़ेगी मजीद, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्या फ़ायदा उसका पहुंचा सकेगी या नहीं पहुंचा सकेगी, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ को इस ऑपोजिशन से के इकट्ठे होने से या इकट्ठे ना होने से कोई ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है, बल्कि शायद फ़ायदा ही उनको हो रहा है क्योंकि वो कहते हैं हम तो डूबेंगे सर, हम सबको ले डूबेंगे। ये जितना ऑपोजिशन आपस में लड़ रही है, TORs पे झगड़ा कर रही है मामलात, और अगर मियाँ साहब इस पर खुश हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब हकीकतन इस पर खुश हो रहे हैं। मियाँ साहब की अगर हुकूमत को ख़तरा है तो सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन से ख़तरा है और वो सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन हो सकता है और वो सिर्फ मियाँ साहब को नहीं है, वो पार्लियामेंट में मौजूद बेशुमार शख्सियात को है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हों। और वो ये है कि आपने अपने गोशवारे जमा करवाते हुए झूठ बोला था, गलत बयानी की थी आपने, अपने बच्चों के जो गोशवारे थे वो भी गलत जमा करवाए और उसके नतीजे में बेशुमार लोग गलत गोशवारे जमा करवाने के इल्ज़ाम में, या आपने कर्जे माफ़ कराए थे वो आपने शो नहीं किया, या मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, ये सारे वो मामलात हैं जो पहली दफ़ा डॉक्यूमेंटेड हैं। ये बात ज़हन में रखें कि हमारी सियासत में एक दूसरे पे इल्ज़ामात हमेशा लगते रहे हैं। मियाँ साहब की सियासत को 30 साल, मियाँ साहब 30-35 साल से सियासत में, इतना ही अरसा जरदारी साहब को भी तकरीबन सियासत में हो गया है और इतना ही अरसा बाकी जो सियासत में लोग हैं, PTI गालिबन बाद में आई है, लेकिन बाकी जो सियासतदान हैं 85 से ऑनवर्ड्स ये तकरीबन सियासत में। बात यह है कि ये तमाम शख्सियात, इनके बारे में बच्चे को इल्म था कि इन्होंने पैसे बाहर भेजे, तमाम लोगों ने, मैं अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। इनके बाहर फैमिलीज रहती हैं, कैसे पैसा गया, कोई बातें हर आदमी को पता था, लोग जाते थे इनके घरों में रहते थे, मिलते थे, सब कुछ होता।
लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूव नहीं था। ये पहली बार एक डॉक्यूमेंटेड प्रूव आया और ये पाकिस्तान का नहीं है, ये बाहर के मुल्क है। तो मियां साहब यकीनन उसके बाद एक खतरा मियां साहब महसूस कर रहे हैं। दूसरा, मियां साहब यकीनन इस बात पे भी अफसुर्दा हैं कि उनकी जो फैमिली थी आगे, यकीनन मरीम नवाज साहिबा को वो इस तरह से तैयार कर रहे थे कि 2018 में मरीम नवाज साहिबा जो है बतौर वजीर आजम सामने आए और उनको एक खातून सहाफ़ी में कहूँगा, जो भी कहा जाए, बहरहाल उनकी तरफ से ये गालिबन सजेशन दिया गया था कि आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ट्रेन किया था, पहले वो उनको खारजा पॉलिसी में लेकर आए थे, फिर उनकी एक इमेज बिल्डिंग हुई थी और ये सारा, तो उस तरह मरीम नवाज साहिबा को आप ट्रेन करें और इसीलिए वो मरीम नवाज साहिबा काफ़ी मामलात को वज़ीर आज़म हाउस में और देख भी रही हैं। लेकिन वो मरीम नवाज साहिबा और हुसैन नवाज साहब और हसन नवाज साहब बराह रास्त, और कैप्टन सफदर साहब भी, क्योंकि उनके गोशवारों में भी उनकी अहलिया के जो जायदाद है वो नहीं है, तो तकरीबन पूरा ख़ानदान जो है वो इसकी जद में आता है पनामा लीक्स की। और पनामा लीक्स की जद में आए ना आए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं और अब फॉरेंसिक ऑडिट और ये सारा क्यों नहीं, क्योंकि बैंकों के आने शुरू हो गए, कर्जे हो गए, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो उसके बाद वो मामलात ख़राब हो रहे हैं। यकीनन मियाँ साहब सियासी तने का शिकार है। मैं सिर्फ एक बात करूँ कि जिस किसी ने भी ये मशवरा दिया कि मरीम नवाज साहिबा एक बहुत काबिल एहतराम हमारे लिए हैं, हमारी बहन है, लेकिन मरीम नवाज साहिबा को अगर आप भुट्टो साहिबा से मिलाएं तो ये बिल्कुल, ये इससे बड़ी कोई गलती नहीं हम कर सकते सियासत की और मुल्क की सियासी तारीख की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उनको भुट्टो साहब ने ट्रेन बिल्कुल किया था खारजा पॉलिसी में। और मैं ये भी बताऊं, बहुत कम लोगों को बताऊं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे तो पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन पे एक प्रोग्राम की होस्ट भी थी जो कि फॉरेन पॉलिसी का प्रोग्राम हुआ करता था। और उसके बाद वो जब भुट्टो साहब की को सजा हुई और सारे मामलात हुए तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने एक अपना मकाम बनाया। उनके साथ अंकल्स थे जो छोड़ गए पार्टी को, कारकुन थे, निकले, एक बहुत उन्होंने कुर्बानियां दी, लड़ी, जेलों में गई, बहुत ज्यादा उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। और वो भुट्टो साहब से हट के एक अपनी शख्सियत, एक बेनज़ीर भुट्टो इमर्ज हुई, जो कि भुट्टो साहब की साहबजादी तो थी लेकिन अपनी जात में खुद वो एक अलग सियासतदान भी थी जो कि मामलात को समझती थी। तो ये मेरे ख्याल से कंपैरिजन ही गलत था। अगर जिस किसी ने दिया कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ कंपेयर किया जाए, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल जाती है। मरीम नवाज साहिबा भी काबिल एहतराम है, एक बात, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ उनको किसी भी तरह से मिलाना, ये मेरे ख्याल से एक तारीखी गलती और तारीखी जाती है। दूसरी बात ये कि मुझे थोड़ा सा आज मेरी कुछ मुस्लिम लीग के दोस्तों से बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो खुद भी इस बात को मान रहे थे कि मैंने कहा ये बहुत अजीब लगा। मरीम नवाज साहिबा हमारी बहन है और उनको चाहिए कि वो इन सियासी मामला से हट जाएं। ये जो बातें आती हैं ना कि एक मीडिया सेल बना हुआ है, मैं पहले इन बातों में यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे आज चूंकि मुस्लिम लीग के दोस्तों ने खुद इस बात को इंडोर्स किया तो मैं बड़ा सुन के हैरान हुआ कि जो गालियां टीवी पे लोग देते हैं आके, वो जरा बदतमीजी करते हैं, बेहूदगी करते हैं, ये जो लचरपन दिखाते हैं, इसके बाद मरीम नवाज साहिबा उनको शाबाश देती है। मुझे कुछ अजीब सी ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आगे कहें कि जाके गालियां दो फिर तालियां बजाएं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के। तो मेरी गुजारिश होगी कि मरीम नवाज साहिबा उनकी सियासत में एक बहुत अच्छा रोल वो प्ले कर सकती हैं। लेकिन आसफा भुट्टो ने अपने आप को अलग रखा, उन्होंने पोलियो कैंपेन और इन मामलात में वो आई। बख्तावर ने अपने आप को अलग रखा, बड़ी डिसेंसी के साथ, बड़े तरीके के साथ वो आप खवातीन सियासत में आती हैं और बड़े तरीके के साथ आगे जाती भी हैं। लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि अगर ये इतलात आए कि जी वो गालियां पढ़वा रही हैं आपको खातून और वो कुछ शोर करता है तो उसको शाबाशी मिलती है और उसका फिर नाम आगे आ जाता है, तो मतलब ये बात कोई शायान शान नहीं मुझे लगी। इससे कतई नज़र के पनामा लीक्स में उनका नाम है या नहीं है, मैं एक भाई के तौर पे उनको मशवरा दे सकता हूँ कि वो अपने आप को इससे हटाएं। ये जो एक अजीब किस्म की बात लगी, और खासतौर पर जो मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा कि जी वो खुश होती हैं सुन के कि गालियाँ पढ़ रही हैं टीवी पे उनके मुखालफिन को, तो ये मुझे बिल्कुल मैं हैरान हो गया, क्योंकि अगर ये मुल्क की अगली वज़ीर आज़म है तो फिर बेहतर है कि वो अपने आप को अलग करें। उनके शायान शान नहीं कि वो इस किस्म की बात करें। मियां साहब की पूरी फैमिली चूंकि अब एक नोटिफिकेशन के ऊपर खड़ी है, ऑपोजिशन के अंदर अगर बहुत सारे मैंने आपसे पहले भी कहा था, पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी के इत्तेजाद हसन साहब बड़ी क्लैरिटी रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जरदारी साहब और रहमान मलिक साहब और इसहाक डार साहब का चैनल अपनी जगह
बिल्कुल मौजूद है। और अभी इसाक डार साहब आज भी नहीं थे। इसाक डार साहब मुल्क से बाहर हैं। इसाक डार साहब मुल्क से बाहर सिर्फ सैर करने तो नहीं गए, इसाक डार साहब मुल्क से बाहर कुछ कर रहे होंगे राब्ते, और वो चैनल अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। और वो जो है वो लेकिन बात वही है कि जरदारी साहब ये पूछ रहे हैं इनसे कि भाई तुम अपने आप को बचाने की पोजीशन में नहीं हो तो मुझे क्या दे सकते हो, उस वक्त मुझसे क्या बात कर सकते हो। और मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब ने भी एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब से अपने आप को एंगेज कर रहे हैं वो, और लेकिन उन्होंने साथ ही अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट से भी एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं हो रही। अब मसला ये कि जरदारी साहब वहां से ये कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ जो हैं वो, मियां नवाज शरीफ साहब की खूबी है कि जब उनके ऊपर से बुहरान टल जाता है तो फिर असल मियां साहब सामने आ जाते हैं। जब बुहरान में वो होते हैं तो उसके बाद वो मीडिया से भी मिलते हैं। अच्छा, मीडिया से जो मिले हैं, जो अपने जो मुयुद्दीन वानी साहब उनके प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने लिस्ट तैयार की मीडिया के, और उसमें बड़े मोतबर लोग भी गए और बाकी ऐसे लोग भी गए कि एक साहब ने वहां पे सुना है कि कहा कि मियां साहब ये गोश्त का जो नागा होता है मंगल का, ये हकीकत उस मीटिंग में वो एक सहाफी सो कॉल्ड जो भी थे, जो वानी साहब की लिस्ट पे होंगे, लिफाफा या जो भी उनका मामला था, जो भी मामला होते हैं, बड़े मोतबर नाम थे उसमें, बड़े मोतबर नाम थे, जिसकी वजह से शुक्र है कि थोड़ी सी उस मीटिंग की इज्जत रह गई। लेकिन बाकी जो लोग मियां साहब ने बुलाए थे उसमें एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी आप ये मंगल का जो नागा है इसको आप खत्म कर दें, ये जो है ना ये रोज खून चाहिए, पता नहीं इस किस्म की बातें, गोश्त के नागा, इस किस्म के मशवरे मियां साहब को दिए गए उस मीटिंग में। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब से पूछा गया एक सहाफी, जब मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो रहा था लाहौर में उनको परसों, तो मियां साहब से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप और क्या फौज और सिविलियन हुकूमत एक पेज पे है? तो मियां साहब ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा लोगों ने पूछा, एक हमारे पास जबरदस्त एडिटर हैं और बड़ा नाम है साहब में, उन्होंने फिर पूछा कि जी आप बताएं आप और फौज एक पेज में हैं? तो मियां साहब ने उसके बाद ये किया कि मियां साहब ने कहा कि ऐसा है कि इसका जवाब ख्वाजा साद रफीक साहब देंगे। उनके साथ बैठे हुए तो ख्वाजा साद रफीक साहब, तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने जब बात करने की कोशिश की तो माइक ऑन नहीं था, तो यानी मियां साहब ने जवाब नहीं दिया सवाल का, और ख्वाजा कहा कि ये जवाब देंगे। साद रफीक साहब का माइक ऑन नहीं था गालिबन, साद रफीक साहब ने जो है वो जो जवाब दिया वो सुनाई नहीं दिया लोगों को। उन्होंने कहा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही ख्वाजा साहब। तो फिर मियां साहब ने कहा कि ये आपको प्रेस रिलीज में बता देंगे या ये बयान जारी कर देंगे कि फौज के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मियां साहब ने किस तरह से उसको लिया और मैसेज कैसा किया होगा उस गैदरिंग में कि जहाँ पर फौज के ताल्लुकात की बात हो। मियां साहब ये कह सकते थे कि हम बिल्कुल एक पेज में हैं, या हमारे इस तरह के इख्तलाफात फैला रहे हैं लोग, ये मतलब ये जो बात हुई कि ये प्रेस पेपर पर लिख के दे देंगे आपको। और ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा साद रफीक साहब के एक ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके ख्यालात हैं, तो अब उससे अंदाज़ा होता है कि मियां साहब जो हैं वो उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात किस नहज पे हैं। और ख़ास तौर पे उस स्टेटमेंट 3 हफ्ते होने को आ गए, मियां साहब की मिलिट्री क़यादत से मुलाकात नहीं हुई, और ख़ास तौर पे उस स्टेटमेंट के बाद जहाँ पे उन्होंने कहा था जनरल राहील शरीफ ने कि एहतसाब होगा और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि वो टेररिज्म को ख़त्म करने का एक अहम जिज्व है। उसके बाद से मियां साहब जो हैं वो बिल्कुल अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं। और वो अब मैंने वही बात की कि अब इमरान खान अकेले हों या इमरान खान के साथ 2 लोग हों या इमरान खान के साथ 10 लोग हों या 50 लोग हों, ये मैटर नहीं कर रहा, अकेला इमरान खान काफ़ी है। और वो इमरान खान इनको टेंशन देता रहेगा। अब वो कहेंगे जहांगीर तरीन, मैं जहांगीर तरीन का यहाँ वकील नहीं बैठा, जहांगीर तरीन खुद अपनी, यानी मैं डॉक्टर शाहिद, जहांगीर तरीन खुद जवाब दें, अलीम खान जवाब दें। मैं जो बात कह रहा हूँ कि इस मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड, चाहे जिस जमात में या मीडिया में या ब्यूरोक्रेसी में या अस्करी अदारों में या बैंकों में जहां पर लोग मौजूद हैं, एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी लाजिम हो गई है। अगर आपने मुल्क को इस अगर अल्लाह ताला ने आपको एक मुल्क दे दिया है तो कोई सजा और जजा का निजाम होना जरूरी है। और चूंकि उसको सब पकड़, अब देखें ना आज जैसे क्या हुआ, आज ये जो अपोजिशन बैठी हुई थी इसमें तो बेशुमार लोग खुद बैठे हैं, इसमें खुद बैठे हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं। तो वो क्या मतलब है कि वो कहेंगे अच्छा सबकी एक साथ करो, नहीं पहले वजीर आजम की करो, वजीर आजम कहेंगे ये जितना डिले होगा ना उसके नतीजे में बुराई आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ मैं ब्रेक के बाद आपको एक तो पेपर दिखाता हूँ, मैं आपको वो GIT दिखाता हूँ जो कि छुपाई गई आवाम से, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल डिस्कस करते हैं। उज़ैर बलोच की उसमें नाम कौन से, मैं आपको ओरिजिनल पेपर दिखाता हूँ ब्रेक में, और फिर डॉक्टर आसिफ हुसैन का क्या रफा। बिल्कुल, इन तमाम बातों के साथ साथ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया, ये क्या है, इस हवाले से भी डिस्कस करते हैं। चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद इस हवाले से डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी ताख़ीर होगी उतना मसला ख़राब होगा वज़ीर आज़म के लिए?
जी उतना मसला खराब होगा। और इससे पहले मैं बात आगे चलाऊं तो मैं जरा फेसबुक पे, चूंकि अभी नया तजर्बा आज हमने किया है, तो मैं शुक्रगुजार हूं दोस्तों का जो फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी आपको भी। और मैं मुझे भी बताया गया कि 7000 कमेंट्स आ गए हैं। 7000 कमेंट्स, अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो 7000 कमेंट्स आ गए हैं। और मेरे ख्याल से 2 लाख तक रीच चली गई है फेसबुक पेज पे। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी यूथ या बाकी लोग जो हैं फेसबुक पर भी वो देखते हैं। तो आज तो मैं इसको जरा समझ रहा हूँ, कमेंट्स इतने आ गए हैं 7000, तो मैं शायद आज जवाब उसका ना दे सकूं, लेकिन कल से कोई ऐसी कोशिश होगी कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं फिर ये ARY न्यूज़ की फेसबुक पेज पे बैठ के थोड़ी देर अपने साथियों से रब्ता करूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने फेसबुक पे आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और कोशिश करूँगा बीच में, अब डर ये रहा हूँ कि गलत बटन दब जाए कहीं और कुछ और ना हो जाए इसमें, लेकिन बहरहाल मैं देख रहा हूँ वहाँ से जो भी बात हो रही है सारी। अच्छा जी, अब्दुल्ला चौधरी साहब हैं और असद न्याजी, अमजद, इब्रार, मासूम दिल, ये कैसा नाम है? अच्छा चलें जी। अच्छा, मैं इससे पहले कि आगे चलूं, मैं ज़रा आपको बताऊं, ये पहले तो ज़रा वो उज़ैर बलोच की JIT का एक पेज दिखा दें। बाकी जो पेज मिसिंग पेजेस हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन असल बात तो ये कि ईरान का क्या लिंक है। ईरानियन इंटेलिजेंस पाकिस्तान में क्या कर रही थी? फॉरेन ऑफिस जी, सरताज अजीज साहब, तारिक फातमी साहब, अगर कोई मौजूद है तो जरा बयान करें। ये नाम आ गए जी। अब आप इसमें देखिए, एक और पेज भी है, एक और, ये सियासी नाम आ गए। एक और पेज है। हाँ जी, इसको भी चला लें पूरा। ये आ गए पॉलिटिकल नाम जो कि नहीं डाले गए। अब आप नहीं, एक और मैंने पेज गालिबन आपके पास पहुंचा होगा जी, बिल्कुल जी, वो अगर दिखाएंगे तो उसमें एक तो ये नाम है, नहीं ये नाम नहीं, एक और है जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं थोड़ी देर में। वो जो पेज है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर साइन नहीं किए। और वो जो एक सफा जो है ना वो बयान कर देगा कि उसकी वो कितनी संगीन सूरत हाल है कि रहनुमाओं के नाम मौजूद हैं JIT पे, सारे लोग असादारों ने साइन कर दिए हैं। ईरान की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, कराची में क्या कर रही थी? क्या ईरान से किसी सतह पर यह सवाल उठाया जाएगा, पूछा जाएगा ईरान से कि नहीं पूछा जाएगा? देखिए, ये वो सारे मामला हैं जो हुकूमत ने, जिस तरह एक जमाने में पीपल्स पार्टी MQM के बहुत सारे मामला को रख के बैठती थी ना कि हमारे साथ छेड़खानी करोगे तो हम खोल देंगे, इस तरह हुकूमत गालिबन ये सारी चीजें अपने हाथ में रखी हुई हैं कि ज्यादा आप हमारे साथ छेड़खानी करेंगे तो हम ये सारा मसला उठा देंगे, जिसकी वजह से ये JIT साइन नहीं हो रही सिंध में, और इसके ऊपर बाकी अदारों ने साइन कर दिए हैं। और ये पॉलिटिकल हिस्सा है उस JIT का। अब देखिए कितनी खौफनाक बात है कि अदालत के सामने एक ऐसी JIT पेश की गई है जो कंप्लीट नहीं है, जो मुकम्मल नहीं है, उसके सफ़े सारे पेश नहीं हुए। अच्छा, दूसरे और कौन से नाम है? अगर तैयार हो जाए वो पेज तो मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे चला देते हैं। मैं आपको ये देखें, अभी ये पेज जरा देखिए कि नाम जी, इसमें ये नाम है। अब इसमें फरियाल तालपुर साहिबा का नाम है, निसार मुरई, शर्जील साहब का नाम है। अभी ये वो पेज है जिस पे 5 अदारों के साइन हो गए हैं, एक पुलिस ने साइन नहीं किए। और जरा नीचे जाइएगा, और उसकी वजह से ही सारा मसला ख़राब हुआ है। और जब जिसके ऊपर गालिबन अब जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है वो इस बात पे हो रही है। अच्छा जी, अब आगे चलें। अब बात ये सारी, ये मेरे ख्याल से अच्छा जी रहने दीजिए। ये जो दोस्त फेसबुक पे आपने शायद नहीं देखा होगा, थोड़ी देर में फेसबुक पे डाल दूंगा इसको। अच्छा, अब ये फेसबुक वाले पूछ रहे हैं कि वो पेज किधर गया। अच्छा जी, अब बात ये सारी कि ये चूंकि नहीं मामला ख़त्म हो रहा सिंध का, तो उसकी वजह से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत प्लस ये कि वो सारी जमातें जो मुशर्रफ साहब के दौर में इक़्तिदार में रहीं, या उनकी शख्सियात जो उसमें रहीं और बाद में वो पीपल्स पार्टी में चले गए, तहरीक इंसाफ में आ गए, वो तमाम शख्सियात, मियां नवाज शरीफ ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 1985 से अगर शुरू होता है एहतिसाब, ये हमारे जितनी इस वक्त सियासी क़यादत है, ये 80 की दिहाई की ही है सियासी क़यादत। ये मियां साहब को पता है कि 85 से अगर शुरू होता है, जो कि आज गालिबन एक जमात कह भी रही थी कि 85 से शुरू करें, तो मियां साहब को पता है कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं जो पिछली हुकूमतों में था तो मेरे साथ बहुत से लोग जो काफ में बैठे हैं वो मेरे साथ थे, PTI में बैठे हैं मेरे साथ थे, काफ वालों को पता है। तो इसलिए ये मामला हल नहीं होगा, लेकिन खराब होगा। खराब क्यों होगा? मैं मियां साहब को एक बात बताना चाह रहा हूँ सियासी कायदीन को। 3 जुलाई 1977 कराची में 350 लाशें उस दिन तैर रही थी पानी में, शदीद बारिशें हुई थी 1977 में 3 जुलाई को, जब ये डेडलॉक हो गया था PNA का और भुट्टो साहब का। और इस्लामाबाद के अंदर बर्फ पड़ रही थी, 3 जुलाई को बर्फबारी हो रही थी। और उस दिन ये हुआ कि मुफ्ती महमूद साहब और मरहूम और नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब और
प्रोफेसर गफूर अहमद साहब, उनकी मुलाकात हुई भुट्टो साहब से, हफीज पीरजादा साहब से और मौलाना कौसर नियाजी साहब से। ये आखिरी मुलाकात थी गालिबन जो पीएनए की क़यादत और भुट्टो साहब के दरमियान हुई। और उसमें प्रोफेसर गफूर अहमद साहब और मुफ्ती महमूद साहब और नवाब नसरुल्लाह साहब ने कहा कि जी ये मुसवदा, ये पेपर्स हम आपको दे रहे हैं, इस पर खुदा के वास्ते इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की हैं, हमारी कौंसिल पीछे नहीं मान रही और हमें ऐसा लगता है। अब आप ये देखें कि पीएनए के लोगों ने कहा, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मुफ्ती महमूद साहब ने और गफूर अहमद साहब ने कहा कि हमें कुछ हमारे लोग ये कह रहे हैं कि उनका जनरल्स के साथ कॉन्टैक्ट है, फौज के साथ, आप इसको प्लीज जल्द से जल्द भुट्टो साहब साइन कर दें वरना हमें डर है कि कहीं मार्शल ना लग जाए। ये 3 जुलाई को पीएनए कह रही है। वहां ये हुआ कि भुट्टो साहब ने कहा कि मैं मशवरा करता हूं साथियों से। भुट्टो साहब उठ के गए अपने साथ वाले कमरे में और कमरे में जाके उन्होंने कौसर नियाज़ी साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है जी साइन कर दें। हफीज पीरजादा साहब ने मशवरा दिया कि भुट्टो साहब ये बैठे पीएनए वाले डरा रहे हैं आपको फौजियों से कि फौजियों के साथ हैं, कुछ नहीं होगा, आप इनको टरखा दें, कुछ साइन करने की जरूरत नहीं। कौसर नियाज़ी साहब ने कहा कि जी कोई नई डिमांड नहीं है, सिर्फ टेक्निकल इशूज है, इसको जल्दी रिजॉल्व करें, बहरान बढ़ रहा है, ये जो डेडलॉक है, ग्रिड लॉक, ये खराब हो रहा है। भुट्टो साहब बाहर आए और भुट्टो साहब ने आके कहा कि यार अंदर कौसर नियाज़ी साहब से कहा कि मैं एकदम जाके कहूंगा कि अच्छा मैं मान गया तो ये तो बात खराब हो जाएगी। तो भुट्टो साहब ने उनको खुदाफिज कह के भुट्टो साहब ने घर भेज दिया। शाम हो चुकी थी तो रात का वक्त था। भुट्टो साहब ने उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भुट्टो साहब ने कहा कि जी मैं बिल्कुल मुसवदे पे साइन नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल नहीं मानता और देखा जाएगा वगैरह वगैरह। अगले 24 घंटों के दौरान भुट्टो साहब से अमेरिकन एम्बेसडर मिला जी। और अमेरिकन एम्बेसडर ने गालिबन भुट्टो साहब से ये कहा कि कोई टेक ओवर के चांसेस हैं, ये गालिबन कहा उसने। भुट्टो साहब इसको अमेरिकी धमकी समझे, जो कि पहले भी उनको वाइब्स आ रही थी और उन्होंने उसको बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन फिर भुट्टो साहब ने अगले दिन कहा कि कैबिनेट का इजलास, पीएनए को ये मैसेज दिया था मैं कैबिनेट से अप्रूवल लूंगा इसका, फिर मैं साइन करूंगा। तो फिर उन्होंने अगले दिन कैबिनेट का इजलास बुलवा लिया और कैबिनेट का इजलास जो बुलवाया तो कैबिनेट के इजलास में के बाद फिर प्रेस ब्रीफिंग रखी थी। कैबिनेट के इजलास में जो आखिरी कैबिनेट का इजलास था, यानी पीएनए की मीटिंग तो खत्म हो चुकी थी जो 3 तारीख को आखिरी हुई थी, जो आखिरी इजलास कैबिनेट का हुआ उसमें जनरल ज़ियाउल हक भी थे। तो जब इजलास खत्म हुआ तो भुट्टो साहब उठ के जनरल ज़ियाउल हक के साथ साइड पे कमरे में चले गए। अब वहां उनकी 5-10 मिनट क्या बात हुई ये हम नहीं जानते, ना ज़ियाउल हक साहब ने कभी बयान किया ना भुट्टो साहब ने बयान किया, लेकिन गालिबन उसमें कोई अमेरिका की तरफ से उनके एम्बेसडर की तरफ से जो इंडिकेटर आया था उसको जो भी हुआ, लेकिन ज़ियाउल हक साहब तेजी से बाहर निकले और उस वक्त 10-11 बज चुके थे रात के, वो तेजी से बाहर निकले और बाहर निकल के वो हाथ उन्हें जल्द से मिलाया और चले गए ज़ियाउल हक साहब। उसके बाद भुट्टो साहब ने फौरी तौर पर, मीडिया मौजूद था पीएम हाउस में, भुट्टो साहब ने कहा कि मैं कल सुबह इस पे साइन कर दूंगा, प्रेस के सामने कहा कि मैं कल सुबह मुसवदे पे साइन कर दूंगा। हफीज पीरजादा साहब ने कहा कि क्या करें भुट्टो साहब, तो भुट्टो साहब ने कहा शट अप पीरजादा, शट अप। भुट्टो साहब के ये अल्फाज हैं, शट अप हफीज पीरजादा। उन्होंने कहा चुप करो, मैं इस पे सुबह साइन कर दूंगा, हमारे मामला तय हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रात को 1-1:30 बजे तक तो खाली थी सड़कें ईवान इक़्तिदार की, लेकिन फिर 2:30 बजे बयान होता है कि फौजी दस्ते मूव किए उन्होंने और भुट्टो साहब ने फिर बात की पहले उनका जनरल इम्तियाज से मेरी बात कराओ, जनरल इम्तियाज उनको जीएचक्यू चले गए, जनरल ज़ियाउल हक से बात कराओ। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि जी अब इट्स टू लेट और आप ये बताएं कि मरी जाएंगे, लाड़काना जाएंगे या कराची जाएंगे। भुट्टो साहब ने कहा कि मैं मरी जाऊंगा। तो बात मैं उसके साथ इसको नहीं मिला रहा, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि जितनी ज्यादा आप ताखीर करेंगे, जितना ज्यादा आप मसाइल को लटकाएंगे, मुल्क सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क ने आगे चलना है वजीर आजम साहब, मुल्क ने आगे चलना है। ऑपोजिशन की तमाम ये जो खेल कूद हंसी मजाक, हम सुबह मिलेंगे दोपहर को, शायद उनको रियासत के मामलात के स्नेच में जा रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर किसी भी वक्त एक ब्रेक ले लेते हैं, एक हंगामा खड़ा होने को है। मुझे नहीं पता अशरफ गनी कितनी देर सर्वाइव करते हैं, अल्लाह करे करें वो पॉलिटिकली वहां रहें, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। लेकिन वो एक कमजोर हुकूमत में ऐसे वॉरलॉर्ड्स के हाथ लग गए हैं जो उनको बिल्कुल एक बेबस सी हुकूमत पड़ी है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, और वहां ऑपरेशन उमरी शुरू कर दिया तालिबान। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस प्रोग्राम में आप कई बार इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अब एक सफे पे नहीं है। जो मैं बयान कर रहा हूं ना, वो कहते हैं ना थोड़े को बहुत समझें, थोड़े को बहुत समझें जी। देखिए हम बहुत मुतात हो गए। बात सिविल मिलिट्री, बात यह है कि मुल्क रुक गया है, मुल्क एक जगह रुका हुआ है और वहां से बात हुई है कि एहतसाब होगा और अक्रॉस द बोर्ड होगा। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर साहब उनके फौज के दायरे में जो खबरें आ रही हैं उससे ज्यादा एहतसाब हो रहा है, जो खबरें मीडिया पे आ रही हैं उससे ज्यादा एहतसाब हो रहा है। बड़ी अब बात यह है कि सामने आप एक टेंटेड पॉलिटिकल लीडरशिप बैठी है, गवर्नमेंट में नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप, अगर टेंटेड इसको करो, अच्छा इसका यार इसका भी ये ऑफशोर थी, इसको करो, इसका इसके बच्चे के नाम पे थी, इसके एक टेंटेड ऑफशोर बैठी है। वो जो मर्जी करे, जो मर्जी करे मियां साहब
को फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक इससे ब्रेक ले पहले कि लेते सुप्रीम हैं। कोर्ट हरकत में आ जाए। ठीक है, या एक कोई ब्रेक और के बाद मजीद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कानूनी तौर पर वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं दे रहे, लेकिन अपोजिशन ये भी तो कह रही है कि इखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जी, एक तो फेसबुक पे और सामने जो टीवी पे देख रहे हैं सबको दोबारा एक बार फिर खुशामदीद। मैं देखें ये बात कहूँ कि इखलाकी, ये इखलाकी का जो लफ्ज़ है ना, ये इतना अहमियत का हामिल है, मैं कम से कम इसको बड़ी अहमियत देता हूँ। देखिए, घर का बड़ा है ना, एक घर का बड़ा होता है, वो पूरे घर का, खानदान का वो जिम्मेदार है। एक अब वो कहे, वो खुद शराब पी रहा हो, जुआ खेल रहा हो, अपने बच्चों से कहे बेटा जाके नमाज पढ़ो, तो बच्चे कहेंगे जी हम क्यों नमाज पढ़े, पहले आप नमाज पढ़ें। मतलब आप इखलाकियात जो इकदार होती हैं, वो जो ऊपर बैठा होता है, जो सबसे ऊपर बैठा, मतलब इलाके का जो थानेदार है जी। वो कहे कि वो एक बहुत बड़ा गुंडा हो और वो तवक्को करे कि उसके इलाके के अंदर जो है वो सुकून हो जाए, ऐसा पॉसिबल। जो बड़े रुतबे पे बैठे लोग हैं, उनका सबसे पहले ये जरूरी है कि वो अपने आप को पेश करें कि हम देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उसके बाद कोई बात सुनेगा। अब ये आपने नैब को भी रोक दिया, मेगा करप्शन केस पे नैब को रोक दिया कि नैब उस पर भी बात नहीं करेगी और बात नहीं करेगी। अब मेगा करप्शन केस पे साइड पे चलेगा ना, इस रियासत रुक गई, पूरी रियासत रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, उधर से आपके जीआईटी पे साइन नहीं हो रहे सिंध के अंदर, ये ऑरेंज लाइन, मेट्रो लाइन, वो पीपल्स पार्टी के दौर का हज करप्शन, ओगरा, ये सारा गडमड होके एक पूरी रियासत को रोक दिया। पीपल्स पार्टी के लिए जरूरी है कि स्टेलमेट को तोड़े, ये हुकूमत के लिए जरूरी है, मुस्लिम लीग नवाज के लिए, हुकूमत को भी छोड़ दें, मुस्लिम लीग नवाज के लिए जरूरी है स्टेलमेट को तोड़ें। पीटीआई इसको जल्दी तोड़ें। इसको इसलिए तोड़े, भुट्टो साहब निकल गए थे, 2 महीने जाया किए उन्होंने, जब उनको सब अच्छा है, सब अच्छा है, रिपोर्ट आती रही, मुल्क में हंगामे होते रहे। जब वो वापस आए और एक रात को वो कह रहे कि मैं सुबह साइन करूंगा और उस रात को टेक ओवर होता है। देखिए, आप, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता वो हालात है ना, होने जाएंगे, लेकिन बात ये कि जब रियासत रुकी हुई है और आप रिलैक्स होके, आज बलूचिस्तान में, कल उधर नहीं ये हो गया, लोग टीवी पे बैठ गए गालियां एक दूसरे को दे रहे, नहीं, मुल्क रुका हुआ है, पूरा रियासत रुकी हुई है। आपकी खारिज जनरल गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तरफ पूछता हूँ कि ये ऑपरेशन कॉमिंग क्या है? मतलब कॉमिंग से तो मुराद कंघी करना होता है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जनरल साहब, पहले तो जरा ये बताइए कि ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक पेज पे नहीं है। अब कहीं जाके हुकूमत ये मान रही है कि जी एक अरसे से नहीं है, और मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूं कि एक पेज पे नहीं है। आप बताएं कितनी तलखी है इस वक्त सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पे हमारे यहाँ? देखिए, कितनी तो शायद मेरे और आपकी परसेप्शन डिफरेंट हो, लेकिन इशू ये है कि अफवाज पाकिस्तान के जिम्मे जो भी काम लगाया गया था, उन्होंने उससे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां न सिर्फ पूरी की हैं, बल्कि 1-2 स्टेप आगे लेकर भी वो सब कुछ जिम्मेदारियां खुद संभाल के भी पूरी कर रहे हैं। हुकूमत ने मसाइल को समझने के बजाय उनको उलझाना ही बेहतर समझा है। और वो देख लीजिए कि पीछे जो बहुत बड़ा एक स्टेप लिया था आर्मी ने, बहुत विजिबल किस्म का स्टेप लिया था आर्मी ने, जिसमें इतने सीनियर ऑफिसर्स को सजा सुनाई गई, उसकी तशहीर की गई। मकसद सिर्फ वाज़ेह था कि आप भी आगे कदम बढ़ाइए, और ये खास तौर पे हमारे चीफ एग्जेक्टिव के लिए ये था कि भी आप कदम बढ़ाइए, और चूंकि मामला ज्यादा आपके बिगड़े हुए हैं तो आप उनको संभालिए। वो बजाय संभालने के आप देखिए कि हम जो मसला था उसको हमने इंतहाई एक सियासी फुटबॉल बना के उसको हम दाएं बाएं खेल रहे हैं उसके साथ, और जुमलेबाजी, एक दूसरे के ऊपर फिक्रे कसना और अजीब किस्म का एक माहौल पैदा किया हुआ है हमने। और आज वज़ीर आज़म बलूचिस्तान तशरीफ ले गए थे, वहां पर भी उन्होंने मामलात को संभालने के बजाय ऐसी बातें की जिससे मजीद मैं समझता हूं कि तलखी बढ़ी है। और इस वक्त रैंक एंड फाइल अपने चीफ की तरफ देख रही होगी कि जनाब आपने तो जो करना था किया, उससे बढ़कर किया। अब जो हम समझते थे कि जो पाकिस्तान के बड़े मसाइल में करप्शन है या इनसे पैदा होने वाली जो बाकी सूरत हाल है, हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है, उसको बेहतरी के लिए हुकूमत कुछ काम करेगी, हुकूमत उससे इनकारी है। नेशनल एक्शन प्लान को एक चीज थी, शायद आपको याद हो डॉक्टर साहब, उस पर अमल होना था, फौज ने अपने हिस्से का काम कर दिया और कर रही है, थोड़ा बहुत रह गया है। जनरल साहब, मुझे ये बताएं कि जनरल राय शरीफ साहब ने तो कहा ना कि ठीक है मैं एहतसाब कर रहा हूँ, अपने इदारे में भी कर रहा हूँ, भी सारा, तो एक तवक्को तो होगी ना फौज के अंदर भी कि ये सामने से भी कोई ऐसे, वहां ये हुआ कि वो मेगा करप्शन को भी रोक दिया, नैब को भी रोक दिया। मुझे ये बताएं, हुकूमत समझ नहीं पा रही, मियाँ साहब लड़ेंगे, एक ये तासुर भी मियाँ साहब लड़ेंगे, हुकूमत ने फैसला कर लिया हम लड़ेंगे, ये कैसे
मतलब क्या लड़ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? ये देखिए, किससे लड़ेंगे मतलब? वजीर आजम तो अपने आप से लड़ रहे हैं ना जी, ये क्रैमर वर्सेस क्रैमर केस है, वजीर आजम अपने आप से लड़ रहे हैं। नहीं तो नहीं, वो कहते हैं अगर मैं सबसे लड़ूंगा तो सबसे वो ऑपोजिशन तो देखें सड़कों पे तो एहतजाज नहीं हो रहा। बात ये है मेरा वहां सिंध के अंदर आप देख रहे हैं वो जेआईटी पे साइन नहीं हो रहे, यानी उसमें सियासी शख्सियत का नाम आ गया तो साइन नहीं हो रहे, वो जाली जेआईटी जमा हो गई है। अब बात ये नैब रुक गई, एफबीआर रुक गई, यहाँ पर टैक्स कौन देगा इन हालात में? बजट कैसे बनेगा मैं नहीं जानता। ये क्या फजूल सी बात है कि जी टैक्स नेट हम बढ़ाएंगे, इस डार साहब अब टीवी में नमूदार होंगे, वो लोगों से कहेंगे आप टैक्स अपना सरमायाकारी पाकिस्तान में करें, लोग इसमें हंसेंगे नहीं सब सुन के। ये कैसे लोग बैठे हुए अपोजिशन में भी, कैसे लोग बैठे हुए हुकूमत में, कौन किधर है? यानी ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल है कि अस्करी क़यादत जाके मशवरा दे प्राइम मिनिस्टर को, उनको समझाने की? डॉक्टर साहब मैं ये जाती तौर पे जानता हूँ कि अस्करी क़यादत ने एक से ज्यादा बार, मैं दोहराऊं, एक से ज्यादा बार वज़ीर आज़म साहब जो गोशगुजार किए हैं, जो मसाइल हैं उनकी संगीनी का एहसास दिलाने की भी कोशिश की गई है। वहां से जवाब ये मिलता रहा है कि हम इंशाल्लाह ठीक कर देंगे, उससे पेशरफ बिल्कुल नहीं हुई। इससे सीनियर कमांड में भी आई एम श्योर बेचैनी फैलेगी, क्योंकि वो सब इस मुल्क का हिस्सा है, वो सब चाहते हैं इस मुल्क को तरक्की करना, देखना चाहते हैं, वो सब चाहते हैं कि हुकूमत गवर्नेंस की तरफ बेहतरी लाए। हुकूमत ने इनकार कर दिया है, तो रैंक एंड फाइल में जो इस मुल्क का हिस्सा है, इस कौम का हिस्सा है, कुर्बानियां दे रहे हैं, बेचैनी एक लाजमी चीज है। और मैंने पहले शायद आपके प्रोग्राम में बात की थी, चीफ आर्मी स्टाफ सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। अपनी रैंक एंड फाइल में अगर किसी किस्म की बेचैनी फैलती है तो चीफ आर्मी स्टाफ उसको बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। साहब ऑप्शंस जरा मुख्तसर से बताएं, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या ऑप्शंस हैं और ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं और अस्करी क़यादत के पास क्या ऑप्शंस हैं? तीन ऑप्शन जरा जल्दी से बता दीजिए। प्राइम मिनिस्टर के पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए जी, बेहतरीन ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये थी कि वो अपने आप को खुद इंसाफ के लिए पेश करते, अलहदा हो जाते और विदिन द पार्टी चेंज लाके नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता, मामला चलते रहते। नहीं वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो सिर्फ हमजा शहबाज हैं, उनको तो नहीं बनाएंगे। कैप्टन सफदर को भी नंबर टू जो था वो ये था कि जो हम ये कमीशन की बात कर रहे हैं बहुत जल्दी बन जाता, उसके TORs अपनी जो अपोजिशन है उसकी मर्जी से बनते और TORs के तहत एहतसाब शुरू हो जाता, वो सारी चेकिंग शुरू हो जाती। अच्छा। वो भी नहीं हो रहा, नहीं होगा, ये देख लीजिएगा आप मुझसे। ठीक है, वो आपस में लड़ेगी अपोजिशन और हुकूमत को पता है ये बात जी। अब बात आ गई है, बॉल है हमारे अदलिया के कोर्ट में जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं जी। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान निजाम अदल की जिम्मेदारियां संभालते हुए इस नाजुक मौके पर इस जिम्मेदारी को कबूल करते हैं और खुद कदम बढ़ाकर वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो शायद मामला समझ जाए। अच्छा, अगर ये खुदा न खास्ता नहीं होता डॉक्टर साहब। अच्छा, और आर्मी चीफ के पास क्या ऑप्शंस हैं अगर ये मामला इस तरह आर्मी चलता रहता है? आर्मी चीफ के पास देखिए, आर्मी चीफ के पास तो ऑप्शन सिर्फ एक है कि वो दोबारा जाके प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करें। वो कितनी दफा करेंगे बात? ये नहीं, वो अगर नहीं मानते तो आईनी ऑप्शन है। आईनी तो ऑप्शन है कोई नहीं और डॉक्टर साहब, फौज के पास तो आईनी ऑप्शन नहीं है टेक ओवर करने की। अगर बार बार नहीं, आप कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है वो टेक ओवर, ये तो जनरल साहब का ऑप्शन नहीं है ना। देखिए ये ऑप्शन नहीं है डॉक्टर साहब, मैं 12 कह चुका हूँ, ये ऑप्शन इस लिहाज से नहीं है कि आइन में नहीं दिया गया ये तो नो ऑप्शन है मेरे ख्याल से। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच। अगर आइन आपके मसाइल को सुलझाने में कामयाब नहीं होता जी और बाकी आईनी इदारे भी अपनी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते डॉक्टर साहब, तो फिर आप इसका हल मुझे आप बताइए फिर।